Good morning, ma'am. So we are starting the class. Hope so everyone morning, has ma'am. joined. Good morning. Yes, ma'am. कल मैंने यूटिलिटी का टॉपिक करवाया था. व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. और मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड एवरेज. तो उसमें से कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No. ठीक है, तो आज हमें आगे का टॉपिक करना है. हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था एक, कि कोई भी पर्सन बहुत हंग्री है और ही स्टार्टेड ईटिंग द फूड. तो एज्यूमिंग कि वो चपाती खाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट चपाती जब वो पर्सन खाएगा तो उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फर्स्ट चपाती को खाने से मिलेगा, बिकॉज वो उसकी हंगर सबसे ज्यादा फर्स्ट चपाती को खाने से खत्म होगी. जब वो सेकंड चपाती खाएगा तो पर्सन को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट चपाती. सिमिलरली अगर पर्सन थर्ड चपाती खा रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन और ज्यादा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड चपाती. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट अगर वो डिफरेंट चपाती खाने से, मतलब हर एक चपाती के बाद पर्सन का सेटिस्फेक्शन या फिर उसकी यूटिलिटी कम हो रही है. दिस इज टर्म्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम ईटिंग चपातीज, वो कम हो रही है विद एवरी चपाती. और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बताता है कि अगर हम इकोनॉमिक एक्शंस ले रहे हैं, अगर हम वेरियस इकोनॉमिक एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो हर एक इकोनॉमिक एक्शन के बाद हमारी यूटिलिटी सेम हो रही है. और जब यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो हो जाती है, तो पर्सन अपने एक्शंस को स्विच कर लेता है टू डिफरेंट ऑप्शंस. जैसे अगर पर्सन को थर्ड चपाती के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जीरो मिल रही है, तो पर्सन अपनी कंजम्पशन को स्विच करके किसी और फूड प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट कर लेगा. तो अगर हम इसे, निकुंज माइक ऑफ करो अपना. अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफिकल फॉर्म में देखें, अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफिकल फॉर्म में देखें, तो जो इन्वर्टेड यू शेप कर्व है, इट इज द टोटल यूटिलिटी कर्व. ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, इट सेड कि जब हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब अगर हमें फर्स्ट चपाती से यूटिलिटी मिली 10, सेकेंड थर्ड फोर्थ अलग अलग इकोनॉमिक एक्शन से हमें यूटिलिटी मिल रही है. लाइक हमने देखा फर्स्ट चपाती की यूटिलिटी अगर 30 है, सेकेंड की यूटिलिटी हो गई अप्रोक्सीमेटली 20, थर्ड की है यहाँ पे 10, एंड फोर्थ के बाद यूटिलिटी जीरो हो रही है. सो मार्जिनल यूटिलिटी हर एक चपाती के बाद फॉल हो रही है. तो इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउन जीरो हो जाएगा, वहां पर हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है. इसका मतलब एट द पॉइंट एम एट 4 यूनिट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी. और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होने लगती है, मतलब जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, जैसे आफ्टर 4 यूनिट्स इट कैन बी सीन कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, तो हेयर टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. जैसे हम मैथ्स का कोई भी एग्जांपल ले, हमने अगर सम किया 30 प्लस 20 प्लस 10, तो हमारा सम एट 0 यूनिट्स मैक्सिमम हो जाएगा. लेकिन जहां पर हमने नेगेटिव को ऐड किया इन आर टोटल वैल्यू, तो हमारा सम फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसी रीजन की वजह से टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है. तो टोटल यूटिलिटी कर्व हमेशा इन्वर्टेड यू शेप होगा इन इकोनॉमिक. यहाँ तक ये कोई डाउट है किसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में? No, no, ma'am. नो मैम. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मैम वो यूटिलिटी. मैम वो अभी जो डायग्राम था उसके अंदर एक मैम नीचे भी एक स्लोप जा रहा था ना. एम यू एक्स.
यस मैम। MUX है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज़ हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी फॉल होती है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को ही दिखा रहा है। मतलब डिमिनिशिंग मतलब फॉलिंग, कि मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी हर एक यूनिट कंजम्पशंस के बाद फॉल होना स्टार्ट कर रही है। इसीलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अगर आप एज्यूम करो कि आपको हंगर नहीं है, आपको भूख नहीं है, और फिर भी आप चपातीस खाए जा रहे हो, तो होगा क्या? आपकी तबीयत खराब होगी, योर हेल्थ विल बी फॉल। तो इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी हम कह सकते हैं कि उन केस में नेगेटिव है, जब हमें कंजम्पशन के बाद हमें लॉस हो रही है, हमारी हेल्थ लॉस हो रहा है। तो आफ्टर 4 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हेयर। ये हमारा सेटिस्फेक्शन अपने पीक पे आने के बाद डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो रहा है। टोटल Yes. सेटिस्फैक्शन। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मैम मैक्सिमम Yes, सेटिस्फैक्शन तो क्या यूटिलिटी जीरो होने पे होनी चाहिए ना? What? Sorry? मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगी तभी तो टोटल यूटिलिटी की मैक्सिमम उस पे हो गई, पॉइंट पे हो गई। हाँ, करेक्ट। नहीं वो मैम ग्राफ में थोड़ा अलग था ना इसलिए। नहीं, ग्राफ में अलग है, हम्म। लेकिन यहाँ पे 4 यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। 4 यूनिट्स पे 0, ओके। और आफ्टर 4 यूनिट्स वो नेगेटिव हो रही है। इसी वजह से टोटल यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट हुई। यस मैम, यस मैम। एनी अदर डाउट? नो मैम। Now we are starting with indifference curve. और जब हमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाना होता है कि किन्हीं भी दो गुड्स के कंजम्पशन से हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे I1 रेड वाली लाइन को देखें, तो हेयर गुड एक्स और गुड वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो कि I1 लाइन पे दिखाए गए हैं। एज इन अगर I1 लाइन के अपवर्ड कॉर्नर पे देखें तो गुड वन मैक्सिमम है और गुड एक्स ऑलमोस्ट 0 है, मिनिमम है। और अगर हम I1 के राइट साइड वाले कॉर्नर पे देखें तो गुड एक्स की क्वांटिटी ज्यादा है और गुड वाई की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब गुड एक्स और वाई के अलग अलग यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से I1 लाइन को ड्रॉ किया गया। और अलोंग दिस I1 लाइन एज्यूम करो कि गुड एक्स और वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन से यूटिलिटी इक्वल है। अगर हमने देखा अपवर्ड I1 के अपवर्ड कॉर्नर पे, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे गुड एक्स कम है और गुड वाई ज्यादा है। मतलब एज्यूम करो 0 और 10, 1 और 10। तो 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से इंडिविजुअल को यूटिलिटी मिली 100 यूनिट्स। और सिमिलरली अगर 10 और 1 के कॉम्बिनेशन से भी इंडिविजुअल को यूटिलिटी मिली 100 यूनिट्स। तो इसका मतलब I1 लाइन हमें दिखा रही है कि एक्स और वाई के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिसके कंजम्पशन से इंडिविजुअल को इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। तो इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। अगर हम I2 को देखें तो I2 की यूटिलिटी लेवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू I1। मतलब इंडिफरेंस कर्व हमें दिखाता है कि गुड एक्स और वाई के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिससे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी अलोंग अ इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व। मतलब पूरी I1 पर यूटिलिटी लेवल इक्वल होगा और I2 पर यूटिलिटी लेवल भी इक्वल होगा, लेकिन I1 का यूटिलिटी लेवल I2 के यूटिलिटी लेवल से कम होगा। मतलब जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में अपवर्ड साइड में जाएंगे, ऊपर की साइड इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होगी तो यूटिलिटी लेवल इंक्रीज होता है, और अगर डाउनवर्ड में शिफ्ट होगी तो यूटिलिटी लेवल रिड्यूस होता है। मतलब मूवमेंट अलोंग दी इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी सेम है, और अगर शिफ्ट इन इंडिफरेंस कर्व होगा तो यूटिलिटी हमारी चेंज होगी। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग बताती हूँ एक बार। देखो यहाँ लिखा है एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मतलब गुड एक्स और गुड वाई दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। मतलब एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे अगर हम I1 की बात करें तो I1 दिखा रहा है गुड एक्स और वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिससे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन मिला है। ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब इफ वी आर सी हेयर, अगर हमने I1 के अपवर्ड साइड में देखा गुड एक्स ज्यादा है, गुड एक्स कम है, गुड वाई ज्यादा है। मतलब
1 और 10 का कॉम्बिनेशन है, और डाउनवर्ड्स कॉर्नर पे भी 10 और 1 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों ही कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो इसका मतलब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन सेट 0 10 एंड 10 0। ठीक है, ये समझ आया इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट? जी मैम। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज, इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल होती है, मतलब I1 लाइन इज पैरेलल टू I2 एंड I3। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ये बताना होता है कि I1 लाइन का यूटिलिटी लेवल कम है एज कम्पेयर टू I2, और I2 का कम है एज कम्पेयर टू I3। मतलब हम इंडिफरेंस कर्व पर जैसे जैसे अपवर्ड की साइड शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे ही हमारा यूटिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर I1 और I2 किसी भी एक लेवल पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो उससे जहां पर I1 और I2 इंटरसेक्ट होंगी, तो उस पॉइंट पर दोनों का यूटिलिटी लेवल सेम हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें ये दिखाना है कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड होंगी, तो उनका यूटिलिटी लेवल भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए I1 और इसलिए इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व्स हमेशा पैरेलल होंगी, और इनका ये रूल होगा कि अगर हम अपवर्ड की साइड शिफ्ट होंगे तो यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, और डाउनवर्ड में शिफ्ट होंगे तो यूटिलिटी हमेशा रिड्यूस होगी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल होंगी। द फार्दर आउट इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी, मतलब अगर हम ओरिजिन से राइट वर्ड की साइड मूव करेंगे, हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने राइट साइड मूव किया, तो ओरिजिन से जितनी ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दूर होगी, उतनी ही ज्यादा हमारा यूटिलिटी होगा। मतलब I2 का यूटिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू I1, और I3 का यूटिलिटी मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू I2 एंड I3। मतलब ओरिजिन से जितना डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा यूटिलिटी लेवल होगा। इंडिफरेंस कर्व्स हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। कैन एनीवन गिव दिस रीजन कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है वो? मैम क्या? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना यहाँ पे, तो कैन एनीवन गिव दिस रीजन व्हाई इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग? मैम बिकॉज एक की क्वांटिटी जब बढ़ेगी एक प्रोडक्शन में तो दूसरे की कम होनी चाहिए, मतलब यूटिलिटी में जब एक की ज्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी। करेक्ट। हम इसे टर्म दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व्स का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्केर्स है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, एंड इसी रीजन से हमें अगर किसी भी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो हमें सेकंड का कंजम्पशन रिड्यूस करना होगा, बिकॉज उस पॉइंट पर हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन गुड टू अनदर। ठीक है, अगर हमें जैसे I1 पर देखें, अगर हमें गुड वाई का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रखना है, तो हमें गुड एक्स का कॉम्बिनेशन कम करना होगा, बिकॉज इनकम लिमिटेड है फॉर द इंडिविजुअल। सिमिलरली अगर हम गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ गुड वाई का कंजम्पशन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडिविजुअल दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में अपनी इंडिविजुअल इनकम को एनालाइज करके अपना डिमांड लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब वो ओरिजिन की साइड बेंडेड होते हैं। अब इसका कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप पता है ना सबको क्या होती है? किसी को डाउट तो नहीं है कॉन्वेक्स कॉनकेव में? मैम एक नो बार मैम। बता दीजिए मैम ब्रीफ में। कॉन्वेक्स शेप हमेशा ओरिजिन की साइड बेंड होगी। जैसे यहाँ पर जो कर्व का बेंड आ रहा है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। और अगर हम इसे अपोजिट कर दे, मतलब ओरिजिन से वो दूर कर दे इस कर्व को अपोजिट, लाइक इन्वर्टेड सी, तो वो होती है हमारी कॉनकेव
शेप। और कॉनकेव शेप इसलिए होती है बिकॉज हमारा किसी भी कर्व का स्लोप जब इंक्रीज होता है हमारे एक्शंस में तो कर्व की शेप कॉनकेव होगी, और अगर स्लोप फॉल होना स्टार्ट होता है तो हमारी शेप कॉन्वेक्स होगी। जैसे यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग रहा है, मतलब हमने गुड एक्स का अगर कॉम्बिनेशन इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब हमारा गुड वाई से कंजम्पशन में हमें यूटिलिटी कम मिल रही थी, इसी रीजन से गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है इन दी इकोनॉमी। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस। जितना ज्यादा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप फॉल होगा, उतनी ही ज्यादा इसकी कॉन्वेक्स शेप होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसकी चार प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब I1 इज पैरेलल टू I2 एंड I2 इज पैरेलल टू I3। इसका रीजन ये है कि अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी तो हमारे आपने 12th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब हम कहते हैं A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे वो लॉ रिफ्लेक्ट होगा कि अगर I2 और I3 ने एक दूसरे को कट किया, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट I1 का जो यूटिलिटी लेवल है वो इक्वल हो जाएगा एज इक्वल टू दी I2 यूटिलिटी लेवल। बट ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज दो इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी लेवल हमेशा अलग होगा और अपवर्ड वाली का यूटिलिटी लेवल हमेशा मैक्सिमम होगा। तो इसी रीजन से indifference curves can never cross each other and indifference curves are always parallel to each other। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा यूटिलिटी लेवल इंक्रीज होगा। एज इन I2 का यूटिलिटी लेवल मैक्सिमम है एज कंपेयर टू I1, और I2 का और इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू I2 एंड I1। ठीक है। तो as we start moving rightwards from the origin, indifference curves utility will start increasing। थर्ड मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, और इसके पीछे रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज हमें इकोनॉमी में अगर किसी एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो हमें बाकी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन रिड्यूस करना होगा। रीजन इज इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज आर स्केर्स इन आवर इकोनॉमी। तो इसी रीजन से इंडिविजुअल हैव टू ट्रेड ऑफ, उसे एक ट्रेड करना होता है बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस, कि अगर एक चॉइस का कंजम्पशन बढ़ गया तो दूसरी वाली का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व्स कॉन्वेक्स शेप होंगी बिकॉज दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे हम अपने इकोनॉमिक एक्शंस को इंक्रीज करेंगे हमारा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्शंस फॉल होता रहता है। एंड दिस इज द रीजन इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स इन शेप, मतलब वो ओरिजिन की साइड बैंडेड होती है। यहाँ पे कोई डाउट किसी का? फर्स्ट इज दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। सेकंड आया हमारा इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑफ रेड लाइंस, तो ये रेड लाइंस कर्व है। तो इसमें कोई डाउट है? नो मैम। अब आता है हमारा बजट का कॉन्सेप्ट। इसके टोटल यूटिलिटी के मार्जिनल और एवरेज के हमारे एग्जांपल्स भी हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब आता है हमारा बजट का कॉन्सेप्ट। जैसे एज्यूम करो हमारी इकोनॉमी में दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, दो ही कोई भी पर्सन कंज्यूम कर सकता है। अब हमें अगर हमारी टोटल इनकम एज्यूम करो हमने रिप्रेजेंट की एम से, मतलब एम अल्फाबेट से वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर इनकम। तो अगर हमें दिखाना हो कि हमें गिवन लेवल ऑफ इनकम से कितने गुड्स प्रोड्यूस कितने गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो हम एक इक्वेशंस के थ्रू अगर दिखाएं, मतलब अगर हमें 100 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स लेने हैं तो हम कैसे कहेंगे? 100 यूनिट ऑफ एप्पल अगर 10 रुपीज के हैं इन द मार्केट, तो वी विल मल्टीप्लाई ना कि 100 इंटू में 10 मतलब 1000। हमें 100 एप्पल्स लेने हैं एंड 10 ऑफ ईच, तो मुझे टोटल पैसे पे करने होंगे टू दी शॉपकीपर, वो होंगे 1000। तो उसे हमने कैसे कैलकुलेट किया? प्राइस ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ऑरेंजेस परचेज करने हैं तो हम उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे?
प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, और इन दोनों का जो एडिशन होगा, मतलब हमने जितना अमाउंट खर्च किया टू परचेज एप्पल्स प्लस जितना अमाउंट खर्च किया टू परचेज ऑरेंजेस, अगर हमने उन दोनों को ऐड किया तो इससे आगे हमारी इनकम, मतलब इकोनॉमिक्स में हमने ये माना कि मार्केट में दो ही गुड हैं, गुड एक्स और गुड वाई, टू गुड्स आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, और हमारी जितनी भी इनकम है हम अपनी सारी इनकम स्पेंड करनी है ऑन परचेजिंग दीज टू गुड्स। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एक्सपेंसेस, मतलब पी एक्स प्लस में एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई में एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, प्लस पी वाई मतलब प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इसको हमने इक्वल किया एम से, तो इसको हम बोलेंगे बजट लाइन। मतलब इंडिविजुअल ने एक एस्टिमेट बनाया कि एक गिवन टाइम पे उसकी इनकम के अंदर कितने गुड्स को वो खरीद सकता है, और बजट लाइन हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, मतलब बजट लाइन हमेशा आने वाले टाइम पीरियड के लिए होगी और ये कभी भी पास पीरियड के लिए नहीं होगी। जैसे अभी चल रहा है दिसंबर, अगर मैं कहूँ कि मुझे बजट बनाना है, तो इसका मतलब आई एम प्रिपेयरिंग द मंथली बजट फॉर द कमिंग मंथ फॉर जनवरी। तो बजट लाइन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर एक्शंस और द एक्सपेक्टेड एक्शंस, और जितने भी हमारे बजट लाइन में हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं गुड्स की, वो हमारे सिर्फ एक्सपेक्टेड डिमांड का पार्ट होते हैं, उसे हमने अभी इकोनॉमी में डिमांड नहीं किया होता। तो बजट लाइन की डिफाइन क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ऑफ ब्लू कलर, ये है हमारी बजट लाइन। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया इंडिविजुअल की इनकम लिमिटेड है, और उसे अपनी इनकम के अंदर कितने गुड्स परचेज करने हैं ये उसे डिसाइड करना होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हमने अज्यूम किया इकोनॉमी में दो ही गुड्स अवेलेबल है, गुड एक्स और गुड वाई, तो इंडिविजुअल ने एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से एक लाइन ड्रॉ कर ली कि अलोंग अलोंग दिस लाइन, मतलब जितनी ये ब्लू लाइन है, अलोंग दिस लाइन इंडिविजुअल की इनकम कांस्टेंट है। मतलब अगर हम कहें उसकी इनकम 100 है, तो अलोंग दिस होल लाइन इंडिविजुअल की इनकम 100 रहेगी, और अगर हम ब्लू लाइन को राइट वर्ड शिफ्ट कर दे तो मतलब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, और अगर हम लाइन को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दे मतलब कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करना आ गया बजट लाइन प्लस इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा माइनस का प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। वो इसलिए बिकॉज बजट लाइन प्राइस ऑफ एक्स और वाई पर ही डिपेंड करती है। अगर हमें मार्केट जाना है, हमें गुड्स परचेज करने हैं, तो जितना ज्यादा प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का, उतनी ही क्वांटिटी के कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे फ्रॉम परचेज। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अगर इंडिविजुअल के लिए प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उसके रियल इनकम में रिडक्शन हो रहा है, एंड दिस इज द रीजन हम रिलेटिव प्राइस लेवल के थ्रू, मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई के थ्रू बजट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कोई डाउट है? नो मैम। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हमें करना है टेंजेंसी का पॉइंट। हियर वी कैन सी कि I2 पर बजट लाइन टेंजेंट है, मतलब ये इसको कट कर दिया, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी ये टर्म टेंजेंट। तो जहां पर कोई भी लाइन का मैक्सिमम पॉइंट होता है, अगर हम कॉन्वेक्स शेप की बात करें, हेयर इन द कॉन्वेक्स शेप जो मैक्सिमम पॉइंट है कर्व का, वो है ये जैसे Q3 कट कर रहा है एंड QX कट कर रहा है I2 लाइन को एट द सेंटर पॉइंट, मतलब किसी भी कर्व के सेंटर पॉइंट पे जब दूसरी कर्व आके कट करती है एट द हाईएस्ट स्लोप या फिर एट द हाईएस्ट लेवल, तो उसे हम कहते हैं कि दिस कर्व इज टेंजेंट टू I2। तो यहाँ पर बजट लाइन की कर्व I2 पर टेंजेंट है, मतलब जहां पर ये टेंजेंट होगी Q3 एंड QX पॉइंट। हेयर
सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को इन इकोनॉमिक्स, एंड यहाँ पर मार्केट सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द टेंडेंसी पॉइंट, और एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये टेंडेंसी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्लस हमें नेक्स्ट क्लास में करना है हाउ टू डिराइव डिमांड कर्व थ्रू द इंडिफरेंस कर्व, और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट्स की व्हाट इज बजट कांस्टेंट, या फिर कोई भी कंज्यूमर किन किन बेसिस पर अपना बजट लेवल डिसाइड करता है, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं टू द कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि हर एक लेवल ऑफ कंजम्पशन के बाद इंडिविजुअल की यूटिलिटी फॉल होती है। मतलब फर्स्ट लेवल पर 30 मैक्सिमम होगी, सेकंड पर 20, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 0, और जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है वहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी का लेवल मैक्सिमम होता है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग। तो इसी वजह से टीयू का कर्व इन्वर्टेड यू शेप है। सेकंड हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक। इंडिफरेंस कर्व हमें दिखाता है द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स फॉर अ पर्टिकुलर I1। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। ओके मैम।